हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। शिवसेना सांसद और केंद्रीय मंत्री अनंत गीते देंगे मंत्री पद से इस्तीफा। पीएम नरेंद्र मोदी की वापसी का हो रहा इंतजार। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिया बयान। सीएम पद की शपथ लेते हुए भावुक हुए पन्नीर सेल्वम। तमिलनाडु सरकार में कैबिनेट मंत्री थे पन्नीर सेल्वम। सरकार के स्वच्छता अभियान के चलते केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद निकले औचक निरीक्षण पर। दिल्ली के गोल्डा खाने का किया दौरा। गंदगी देख अधिकारियों की लगाई फटकार। और अमेरिका यात्रा के चौथे दिन राष्ट्रपति बराक ओबामा से करेंगे पीएम मोदी मुलाकात। पाकिस्तान और आईएसआईएस सहित कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। और हरियाणा में कांग्रेस ने तेज किया चुनाव प्रचार। झज्जर में रैली को करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री हुड्डा। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कही बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 1 न्यूज एट 6 में आप सभी का स्वागत है। मोदी के मेडिसन स्क्वायर में स्पीच को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और हिंदुस्तान अमेरिका की सोच रहे मोदी इस मंच से क्या बोलेंगे और लोगों को इस बारे में सोच रहे थे लोग। मोदी को सुनने के लिए काफी वक्त से लोग बेचैन थे। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब मोदी ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में बोलकर अपने नाम का डंका वहां बजा दिया और लोगों की जुबान पर एक ही नाम था, मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। प्रधानमंत्री मोदी को मेडिसन स्क्वायर में बोलना था। मेडिसन स्क्वायर के अंदर करीब 20,000 लोग बैठे थे और बाहर टाइम स्क्वायर पर भी मोदी के भाषण को सुनने के लिए हजारों लोग स्क्रीन पर नजरें गड़ाए खड़े थे। कई रंगारंग कार्यक्रमों के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी मेडिसन स्क्वायर में लोगों के सामने आए। मोदी के आते ही हजारों की भीड़ ने मोदी मोदी के नारों से मेडिसन स्क्वायर में उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण शुरू किया। मोदी ने अपने भाषण में कई खास बातें कही। विकास को जन आंदोलन बनना जरूरी। मोदी ने एक बार फिर विकास को अपना मूल मंत्र बताते हुए साफ कर दिया कि देश की प्रगति से ही लोगों का भला हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक मंत्र भी दिया। मोदी ने कहा कि जिस प्रकार से आजादी का आंदोलन एक जन आंदोलन था, वैसे ही विकास को जन आंदोलन बनना जरूरी है। हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों को लगना चाहिए कि मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं पीएम से भी अच्छा काम कर रहा हूँ। एक सफाई करने वाला अच्छी सफाई करता है तो वो इसलिए क्योंकि वो देश सेवा कर रहा है। एक डॉक्टर भी गरीब परिवार के मरीज की सेवा करेगा तो वो भी राष्ट्रभक्ति के लिए काम करता है। मेरी कोशिश ये है कि विकास एक जन आंदोलन बने। 125 करोड़ देशवासी विकास के जन आंदोलन का हिस्सा बने और हर कोई जो भी करता है वो देश के लिए करता है। ये भाव जगाना जरूरी होगा और इसी 125 करोड़ देशवासियों की इच्छा शक्ति ही मेरा सबल मेरी ताकत है, जिसके कारण 21वीं सदी का नेतृत्व हिंदुस्तान कर सकता है। 50 वर्ष हो रहे हैं महात्मा गांधी को। 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी ने हमें आजादी दी, हमने महात्मा गांधी को क्या दिया? मुझे बताइए, ये सवाल हमें हर हिंदुस्तानी अपने आप को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? जिस गांधी ने हमको आजादी दी, उस गांधी को हमने क्या दिया? कभी गांधी मिल जाएंगे तो पूछेंगे तो जवाब को दे पाएंगे क्या? और इसलिए 2019 में गंगा को भी किया याद। अमेरिका में मेडिसन स्क्वायर के मंच से मोदी ने गंगा को भी याद किया। गंगा की सफाई को महज आध्यात्मिक कार्य न बताते हुए उसके आर्थिक दृष्टिकोण को भी दुनिया के सामने रखा। मोदी ने कहा कि गंगा को साफ करने में आपकी आस्था में मेरी भी आस्था है। गंगा की सफाई सिर्फ आस्था से जुड़ी नहीं है। दुनिया में क्लाइमेट को लेकर जितनी चिंता होती है, उस दृष्टि से भी गंगा की सफाई आवश्यक है। गंगा के किनारों की जो व्यवस्था है, करीब करीब भारत की 40% जनसंख्या की आर्थिक गतिविधि गंगा मैया पर निर्भर है। अगर वो गंगा फिर से प्राणवान सार्थ्यवान बनती है तो मेरी सारी 40% आबादी की जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। इस तरीके से गंगा एक बड़ा आर्थिक एजेंडा भी है। बेकार कानून खत्म करेंगे। भारत में कई कानूनों के चलते लोगों को हो रही परेशानी का भी मोदी ने जिक्र किया।
पुरानी सरकारों को इस कानूनी मकड़जाल के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए पीएम मोदी ने कई कानूनों को खत्म कर प्रक्रियाओं को आसान बनाने की बात कही। मोदी ने कानून की आड़ लेते हुए पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा। भारत में निवेश के लिए किस तरह बेहतर माहौल तैयार हो सके, कैसे देश में विदेश से आने वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो सके, इसके लिए पीएम मोदी ने कई घोषणाएं की। पीआईओ कार्ड होल्डर जो हैं, उनकी वीजा की कई समस्याएं हैं। हमने निर्णय किया है पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा। फिर दोहराया 3D फॉर्मूला। इसको हिंदुस्तान वापस आना है, जल्दी आइए, देर मत कीजिए। तब मुझे पता नहीं था कि ये दायित्व तो मेरे जिम्मे आने वाला है। मोदी ने कहा कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब मैं देख रहा था कि गर्मी में भी ये लोकतंत्र ही है जिसके माध्यम से वो अपनी आशाओं, आकांक्षाओं को पूर्ण करता है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ व्यवस्था नहीं, एक आस्था है, एक विश्वास है। दूसरी ताकत है डेमोग्राफी डिविडेंड। जिस देश के पास 35 से कम उम्र के 65% नौजवान हो, उससे बड़ा उस देश को क्या चाहिए? इससे बड़ी क्या संपदा हो सकती है? डिमांड। जिसके पास ऐसा बाजार है, उसके पास ताकत है। इसी सामर्थ्य के भरोसे, इसी शक्ति के भरोसे भारत नई ऊंचाइयों को पार करेगा, ये मेरा विश्वास है। अमेरिका में पहले दिन से चल रहा मोदी मैजिक तीसरे दिन मेडिसन स्क्वायर और टाइम स्क्वायर पर लोगों के सर चढ़कर बोला। मोदी के भाषण को सुनकर सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं, अमेरिकी भी मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और अपने 5 दिन के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश, नेपाल के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे से बातचीत में एक दूसरे को सहयोग देने की भी उन्होंने बात कही। विदेश नीति में पड़ोसी देशों को अहमियत देने की अपनी नीति के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश और नेपाल के अपने समकक्षों और श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ यहां द्विपक्षीय मुलाकातें की। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के साथ ही साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और दक्षेण को मजबूत क्षेत्रीय मंच बनाने पर जोर दिया। इन मुलाकातों के दौरान श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना और नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने मोदी को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार भाषण देने के लिए बधाई दी। इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की दिशा में उठाए गए अपने कदमों को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। मोदी ने एक बार फिर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को एक मजबूत क्षेत्रीय मंच बनाने की बात दोहराई है। मोदी ने कोइराला से कहा कि वो नेपाल का दौरा करने को लेकर आशावान हैं। साथ ही ये भी कहा कि वो माता सीता के जन्म स्थान जनकपुर और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जाना पसंद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कोइराला से उन द्विपक्षीय परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की, जिनका ऐलान उन्होंने अपने हालिया नेपाल दौरे के वक्त किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि मोदी ने तीनों पड़ोसी देशों के नेताओं के साथ दक्षेण से जुड़ी साझा चिंताओं के मुद्दों पर चर्चा की तथा पड़ोस पहले की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मोदी के साथ करीब आधे घंटे की बैठक के बाद राजपक्षे ने कहा, मुलाकात सौहार्दपूर्ण और अच्छी रही। हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। इसी साल 26 मई को मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद उनकी राजपक्षे से ये दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात नई दिल्ली में मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद हुई थी। राजपक्षे ने योग दिवस के प्रयास को लेकर अपना लिखित समर्थन दिया है। कोइराला और हसीना ने भी एक साल में एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने संबंधी मोदी के सुझाव को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए करीब 35 मिनट के भाषण के दौरान योग दिवस की पैरवी की थी। हसीना ने भी प्रधानमंत्री मोदी से करीब 30 मिनट तक मुलाकात की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अपने देश की सरजमी का इस्तेमाल किसी तरह के चरमपंथ के लिए नहीं होने देंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत भी इस मामले पर समान रूप से कदम उठाएगा।
मोदी के साथ हसीना की ये पहली मुलाकात थी। हसीना ने तीस्ता नदी और भूमि सीमा समझौते से जुड़े मुद्दे भी उठाए हैं। इस पर मोदी ने संकेत दिया कि भूमि सीमा मुद्दे पर विधेयक पहले ही संसद की प्रवर समिति के पास है तथा नए सांसदों को विधेयक की प्रति दी जाएगी। तीस्ता पर मोदी ने हसीना से कहा कि वो इस मामले पर सहमति बनाने को लेकर प्रयास करने को प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हसीना को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पड़ोसियों से ये मुलाकातें कई मायनों में अहम हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन मुलाकातों का असर क्या पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं और इस दौरे पर अब वो दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। मोदी के आज के कार्यक्रम पर एक नजर डालते हैं। 6:30 पर जी के सीईओ से मुलाकात। शाम 7:10 IBM के सीईओ से मुलाकात। शाम 7:30 पर KKR के सीईओ से मुलाकात का समय। 7:50 पर ब्लैक रॉक के सीईओ से मिलने का समय। रात 8:30 पर क्लिंटन दंपति के साथ नाश्ते पर मुलाकात। रात 9:20 पर गोल्डमैन सैक्स के सीईओ से मुलाकात। रात 10:30 पर मोदी CFR में भाषण देंगे। रात 12:20 पर वॉशिंगटन के लिए रवाना हो जाएंगे। वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात होगी। सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन टूटने के बाद इसका असर अब केंद्र सरकार में भी दिखने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में शिवसेना कोटे के मंत्री अनंत गीते मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। भारी उद्योग मंत्रालय संभाल रहे गीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से स्वदेश वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं और ये जानकारी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को अपने एक बयान में दी। और उल्लेखनीय है कि इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए 288 सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाने के बाद बीजेपी और शिवसेना के जो गठबंधन के टूटने के बाद ये खबर निकल कर आई है। इसके बाद से चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी गठबंधन टूटने के बाद गीते के केंद्र सरकार में बने रहने पर सवाल उठाए थे। आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले में 2 दिन पहले दोषी ठहराई गई AIADMK प्रमुख जयललिता के प्रति गहरी निष्ठा रखने वाले पन्नीर सेल्वम ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ से जयललिता ने इस्तीफा दिया। जयललिता के उत्तराधिकारी बने हैं पन्नीर सेल्वम। राजभवन में जब राज्यपाल के रोसैया ने उन्हें शपथ दिलाई तब अन्नाद्रमुक प्रमुख के विश्वसनीय सहयोगी पन्नीर सेल्वम अपनी नम आंखें पोंछते हुए दिखाई दे। राज्यपाल ने नए मुख्यमंत्री के नए मंत्रिमंडल को भी ये शपथ दिलाई और शपथ ग्रहण समारोह के बारे में संवाददाता सुबह से ही सरकारी अधिकारियों के संपर्क में रहे थे, लेकिन उन्हें निराशा ही मिली थी। करीब 66.65 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति रखने के मामले में जयललिता को दोषी ठहराए जाने के बाद बेंगलुरु की विशेष अदालत ने 4 साल की कैद की सजा उन्हें सुनाई। तत्पश्चात अन्नाद्रमुक के कोषाध्यक्ष 53 वर्षीय पन्नीर सेल्वम को कल सर्वसम्मति से अन्नाद्रमुक विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद पन्नीर सेल्वम ने राज्यपाल को पत्र सौंपा और राज्यपाल ने उन्हें उनकी अगुवाई में मंत्रिमंडल के गठन के लिए आमंत्रित किया। AIADMK के महासचिव से जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा मिली है। हरियाणा ने कांग्रेस के बीजेपी को उसी की शैली में घेरना शुरू किया है। सीमा पर बढ़ रहे तनाव, बेकाबू हो रही महंगाई और काले धन पर कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी वाले आएंगे, उनसे ये पूछना कि भाई एक बात बता दो, तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन होगा, तुम्हारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन?
उनसे पूछो भारतीय जनता पार्टी से, कोई नाम नहीं ले सकते, है ही कोई नहीं उनके पास, है ही कोई नहीं। नाम ले, दिल्ली में चुनाव होता है तो डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम लेते हैं, मध्य प्रदेश में होता है तो चौहान साहब का नाम लेते हैं, छत्तीसगढ़ में होता है तो रमन सिंह का लेते हैं, राजस्थान में होता है तो सिंधिया जी का लेते हैं, तो हरियाणा में क्या हो गया भाई? हरियाणा में नाम क्यों नहीं ले रहे? है ही कुछ नहीं। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया है और आज हरियाणा के किसानों की तरफ से मैं चेतावनी देना चाहता हूं केंद्र सरकार को, या तो भाई पिछली बार 4,500 तक भाव मिला, अब के 3500 शुरू हुआ और अब कोई 2200 बताता है, कोई 2400 बताता है। किसान की बर्बादी तो मैं नहीं देख सकता हूं। मैं कड़ा संघर्ष करूंगा, मैं संविधान में यकीन रखता हूं। मेरा दिल तो ये करता है कि मैं यहीं धरने पे बैठ जाऊं, लेकिन मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन एक मैं चेतावनी देना चाहता हूं, या तो किसान के लिए, किसान की समस्याओं का समाधान निकालो। ये खाली धान की बात नहीं, 1509 की बात नहीं, 1121 भी आएगा। हमने गेहूं की बोनस के लिए लिखा, वो बोनस नहीं दिया। आज कपास जो किसान पैदा करता है, लरमा, जो पिछली बार क्या भाव गई थी, आज उसका भाव गिरकर पिछली बार लरमा जो 4800 और 6000 तक जिसका भाव गया था, आज 4200 रुपये भाव है किसान का। धान के किसान का 1000-1200 रुपये क्विंटल कम हो गया, लरमा का कम हो गया। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं केंद्र सरकार को, संविधान में यकीन है, अगर इसका समाधान नहीं निकाला तो मैं कोई भी कड़ा कदम उठा सकता हूं सरकार के खिलाफ। और न्यूज़ एट 6 में वक्त है एक ब्रेक का। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और अब रुक करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ प्रमुख खबरों का। डिगलीपुर के विद्युत विभाग और ग्राम पंचायत के सुभाष ग्राम द्वारा डिगलीपुर बाजार और आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर अर्भा गोपा कृष्ण, IAS सहायक आयुक्त अधिकारी अधिशासी अभियंता यूके पाल, सहायक अभियंता MG हरसे और सभी जूनियर इंजीनियर मौजूद रहे। इसके अलावा विभाग के अन्य सदस्यों के पंचायत के अन्य स्टाफ इस सफाई अभियान में नजर आए। सहायक आयुक्त के डिगलीपुर क्षेत्र के लोगों ने इस पर आग्रह किया कि वो सफाई पर विशेष ध्यान दें। मध्योत्तर अंडमान के डिगलीपुर बाजार में 23 जनवरी 2014 को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के मौके पर एक प्रतिमा स्थापित करने के लिए शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया था। इसके बाद नेताजी भवन मंच की ओर से 26 सितंबर की रात को इसी निर्धारित स्थान पर नेताजी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। अगले दिन सुबह जब उस स्थान पर नेताजी की प्रतिमा स्थापित होने की खबर मिलते ही राजस्व विभाग दल भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचा और डिगलीपुर सुभाष ग्राम पंचायत के पूरे क्षेत्र को घेर लिया। इसके बाद प्रतिमा के समर्थन में काफ़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए और तनाव पैदा हो गया। प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 जनवरी 2013 को जारी एक आदेश के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जा सकेगा। लेकिन नेताजी भवन मंच के सदस्यों और नेताजी के समर्थकों का कहना है कि उस समय प्रशासन और राजस्व अधिकारी कहां थे जब इस प्रतिमा की स्थापना की गई थी और 23 जनवरी 2014 को शिलान्यास इसका किया गया था। डिगलीपुर के लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि अगर प्रशासन इस निर्धारित स्थान पर नेताजी की प्रतिमा को रखने की इजाज़त नहीं देता है तो प्रतिमा स्थापित करने के लिए कोई उचित स्थान आवंटित किया जाए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा का स्थापना यहाँ पर लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है। उनकी प्रतिमा की स्थापना को लेकर लोग बेहद भावुक हैं। क्यों रुका यहाँ बोलने से? अभी उसके लिए परमिशन नहीं है, कोर्ट गा रही है, सब बोलता। हम लोग तो ये सब नहीं जानता। हमारा सुभाष चंद्र बोस हमारा देश आजादी के लिए अपने जान दिया, इतना लड़ाई झगड़ा किया, उसी के नाम तो हम लोग करना जरूरी। हमारे पब्लिक की यही डिमांड। हम लोग सब NOC एडमिनिस्ट्रेशन से LOC लेकर के सारे काम ठीक करके कंपाउंड वगैरह बना के वहाँ जब हम फाउंडेशन करने के लिए गया तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया और हम लोगों को फाउंडेशन होने के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से लोग आकर नेताजी सुभाष चंद्र मूर्ति को पूरा उठा लिया। इसे हमें बड़ा दुख।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने पोर्ट ब्लेयर के चक्कारा गांव में अंडमान कॉलेज में स्थायी परिसर के तौर पर उसकी नियुक्ति कराए जाने की मांग की है। विश्वविद्यालय के मानदंडों को पूरा करने के अलावा अन्य सभी शर्तों के लिए उपयुक्त। हालांकि आम जनता की ये मांग है कि अंडमान कॉलेज का अस्थायी परिसर दक्षिण अंडमान के किसी दूर दराज गांव में बनाया जाए, लेकिन उन क्षेत्रों को लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन प्रशासन के मुताबिक ये फैसला सभी प्रासंगिक तथ्यों, विद्यार्थियों की रूपरेखा, कॉलेज तक विद्यार्थियों की आसानी से आवाजाही, परिवहन की उपलब्धता और अन्य सुविधाओं पर सावधानीपूर्वक विचार किए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। इस फैसले से दक्षिण अंडमान के लोगों में खासी नाराजगी दिखाई दी। प्रशासन के अनुसार पुदुचेरी विश्वविद्यालय के परिसर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है। कुछ ही महीने पहले अंडमान कॉलेज के स्थायी परिसर के लिए मुनासिब जगह की पहचान के लिए जब प्रतिनिधियों, संबंधित विभागीयों के अधिकारियों, शिक्षाविदों और अन्य साझेदारों से परामर्श किया गया तो उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की और शिक्षाविदों को शामिल कर समिति का गठन किया, जिसमें सांसद, दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष और उत्तर व मध्य अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष, पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, कार निकोबार की जनजातीय परिषद के अध्यक्ष को विशेष मनोनीत रूप से शामिल किया गया ताकि मानदंडों को पूरा करते हुए मुनासिब जमीन की पहचान व सिफारिश की जा सके। अंडमान पोर्ट ब्लेयर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के बीबीए विभाग द्वारा महाविद्यालय के सभागार में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। इस समारोह में पर्यटन सचिव राकेश बाली मुख्य अतिथि के तौर पर नजर आए और जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इकबाल भी मौजूद रहे। पर्यटन सचिव राकेश बाली मुख्य अतिथि के इस अवसर पर पहुंचे और छात्रों को पुरस्कृत किया। पोर्ट ब्लेयर की प्रदर्शनी मैदान में व्यंजन उत्सव 2014 समाप्त हो गया है। प्रदर्शनी का आयोजन 23 से 28 सितंबर तक किया गया, लेकिन ये उत्सव उस समय विवादों में घिरा नजर आया जब पुरस्कार वितरण समारोह में उत्सव के सबसे बेहतरीन स्टॉल और व्यंजन परोसने वाले स्टॉल को प्रथम पुरस्कार से वंचित कर दिया गया। लोगों ने बताया कि पूरे उत्सव में डी.ग्रेड के विद्यार्थियों द्वारा लगाया गया स्टॉल सबसे बेहतरीन था और यहाँ पर परोसे गए व्यंजन को सभी लोगों से तारीफ मिली है, इसे बेहतरीन बताया गया। फिर भी इसे प्रथम पुरस्कार के बजाय सिर्फ स्पेशल पार्टिसिपेशन पुरस्कार दिया गया, जिसे सांत्वना पुरस्कार कहते हैं। चैनल वन न्यूज़ से पूछताछ की तो पता चला कि एक दिन पहले से विभिन्न राज्यों ने अपने प्रशासन पर इस बात का दबाव बनाया था कि डी.ग्रेड के विद्यार्थियों को इस उत्सव से दूर रखा जाए। सब टीनेजर्स हैं, स्टूडेंट, तो इन लोग चाहते हैं कि यस मतलब हमें पता चल गया था कि हमें फर्स्ट प्राइज़ करना है, तो इसके बीच हमें बहुत जुनून था। लेकिन अभी मतलब बहुत दुख पहुंचा सबको कि मतलब ये नहीं होगा यार, बहुत मतलब चोट पहुंची है। स्पेशली जो कि फर्स्ट ईयर है, जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। चलो हम तो थोड़े से एडल्ट हुए हैं, लेकिन इन लोगों को बहुत हर्ट हुआ है। एक्चुअली मैं IPNT से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मतलब अगर फ्यूचर में ऐसा हो तो प्लीज़ ये सब चीज़ को देखें और ये सब ना करवाएं। आई थिंक हमारे अंडमान निकोबार में फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है ओपन किचन का और ये ओपन रेस्टोरेंट का, आई डोंट थिंक कि हमारा अंडमान पे नहीं है और हमने ये कर दिखाया है। हम लोग अभी भी बोलते हैं कि हम लोग विनर हैं, विनर थे और विनर रहेंगे। टोटली हम लोग का ही इन्वॉल्वमेंट है, ये ना टीचर्स का है ना हम लोग डी.ग्रेड, ना सिर्फ हम लोग इन्वॉल्वमेंट है। सर ना कोई कॉलेज ने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया हुआ है, ना लेक्चरर्स दिया हुआ है, पर सारे फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे स्टूडेंट ने किया हुआ है। टोटल है 75,000 इन्वेस्टमेंट। एटलीस्ट एक स्टूडेंट ने ऐसा भी दिया हुआ कि 18,000 भी पर स्टूडेंट दिया हुआ, 10,000 दिया हुआ, 50,000 भी दिया हुआ है, क्योंकि वो ये जुनून से दिया हुआ है कि मुझे कुछ सीखना है और मुझे फर्स्ट आना है, मुझे अपने स्किल दिखाना हुआ। पर अभी ऐसा हुआ है कि हर स्टूडेंट यहाँ पे डिमोटिवेट हो गया। मैं तो फाइनल ईयर पे हूँ, मैं निकल जाऊँगा इंडस्ट्री पे, पर जो फर्स्ट ईयर पे पढ़ रहा है इसके डिमोटिवेशन की वजह से आगे वो कोई कंपटीशन या ऐसे चीज़ पे पार्टिसिपेट करने नहीं चाहेंगे। और अंडमान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें लगातार जारी हैं चैनल वन न्यूज़ पर।